तो ये है नरेश भट्ट जो वीजा पे आकर के यहाँ पे रह रहे हैं और इन्होंने क्या किया कि अपने वाइफ को मार करके पूरे बॉडी को ही गायब कर दिया है। Breaking news in the search for that Virginia mother who's been missing for more than a month now. Her husband has now been charged with at least concealment of a dead body. Yeah, breaking news right now here at 5. Now charged with hiding her body. Now, again, the charge in connection. और तो और इनसे मिलिए, ये है उमर अजीज। इनका कारनामा तो नेक्स्ट लेवल का है। Is accused of recording children as young as 2 and women in hospital rooms. इनका शौक है छोटे छोटे बच्चों का न्यूड फोटो खींचना और वीडियो बनाना और स्टोर करके अपने पास रखना। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है अपने देसी लोग अमेरिका में आकर के इतने घिनौने काम कर रहे हैं। न सिर्फ अमेरिका में आकर के उनका खुद का लाइफ बर्बाद हो चुका है, बल्कि वो अपने देश का भी नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये है नरेश भट्ट। ये जो है अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं। ये जो है शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्मी में है। इनकी शादी हुई अभी 2 साल हुई थी और 2 साल में इनकी एक और जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की नर्स थी, मेडिकल हॉस्पिटल में नर्स थी। उनका 2 साल के दौरान उनका एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची की उम्र थी 11 महीने और बच्चे का पहला जन्मदिन ही नहीं मनाया गया था। तब तक महाशय जी ने अपने वाइफ को कत्ल करके उसकी बॉडी को ऐसे जगह गायब कर दिया है कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही। पूरी पुलिस उनसे पूछ तक भी नहीं पा रही कि आखिर में बॉडी उन्होंने कहां से छिपाया। हालांकि अभी तक नरेश बाबू ने इस कत्ल के अंजाम को स्वीकार तक भी नहीं किया हुआ है कि हमने कत्ल कर चुके हैं। तो कहानी शुरू होती है 27 जुलाई 2024 जब उनकी वाइफ ममता जी को लास्ट टाइम उनके हॉस्पिटल में उनके सहकर्मियों द्वारा देखा गया था। 27 जुलाई के बाद उनको देखा ही नहीं गया। अमेरिका में जब भी किसी वाइफ का मर्डर होता है या गायब होती है तो सबसे पहला जो शक जाता है उनके हस्बैंड में, लेकिन इस वाले केस में उनके हस्बैंड पे कोई शक गया ही नहीं। हालांकि अमेरिकन पुलिस बहुत ही चालाक रहते हैं। उनको हस्बैंड को तब तक नहीं अरेस्ट करते हैं जब तक कि उनको सॉलिड सबूत न मिल जाए। वो जब अपने पत्रकार के माध्यम से और रोजमर्रा की जीवन के स्टाइल से धीरे धीरे उनके हिस्ट्री को खंगालते रहते हैं और उसी दौरान वो सब लोग उनकी वाइफ को भी साथ में ढूंढते रहते हैं। तो हुआ क्या कि 27 जुलाई को जब वो गायब हो गई तो नरेश जी ने सबसे पहला काम किया कि पुलिस को बताया ही नहीं 1 हफ्ते तक। अमेरिका में एक और कल्चर है कि जब भी कोई इंसान गायब होता है तो उसके आसपास की कम्युनिटी के लोग मिल करके ढेर सारा प्रोग्राम चलाते हैं उनको ढूंढने के लिए। सबसे जैसे प्रोग्राम होता है ऑनलाइन सर्च करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी वो फिजिकली इकट्ठा होते हैं और वो आसपास के जो भी जंगल होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होकर के एक एक करके खोजते हैं कि अगर किसी ने मार के अगर मर्डर करके फेंक दिया होगा तो बॉडी आसपास में होगी, या तो फिर कुछ और भी तरीका, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड, उनके जो है रिश्तेदार, ऐसे करके ढेर सारे वॉलंटियर लोग उनकी मदद करते हैं। अब ये सारे वॉलंटियर उनके हस्बैंड के साथ मिलकर के लगभग 1 महीना तक काफ़ी भरसक प्रयास किया है कि उनकी वाइफ मिल जाए। और इसी दौरान जो उनके हस्बैंड हैं नरेश भट्ट जी, उनके ढेर सारे इंटरव्यू भी लिए गए। इवन वो नेपाल के रहने वाले हैं तो नेपाल में भी उनको कई बार इंटरव्यू में उन्होंने खुद में इंटरव्यू में सारी कहानी बताई कि वो कब देखी गई, कैसे देखी गई। लेकिन इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक गलती कर दिया। जब भी पत्रकार लोग उनसे बात करते थे कि लास्ट टाइम आपने कब देखा, फिर कैसे हुआ, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया, उनके बातों में ढेर सारी अनियमितता पाई गई कि वो जो है 27 को गायब हुई, फिर 31 को देखा गया, फिर 28 को देखा गया। इस तरह से उनके बातों के आधार पे पुलिस को हुआ थोड़ा सा शक। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में पुलिस को पहले से शक होता है, लेकिन वो जो है सबूत ढूंढ रहे होते इसी दौरान। हालांकि जो वॉलंटियर उनके साथ घूम रहे थे उन सब पे पूरा भरोसा था कि नहीं, पति इनका बहुत अच्छा है, वो बहुत सीधे हैं, वो ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन पुलिस जो है जब उनके इंटरव्यू के वीडियो को खंगाला तो उनको उनके बात करने के तरीके और उनके डेट में ढेर सारी डिस्क्रिपेंसी मिली। उस डिस्क्रिपेंसी के आधार पर पुलिस ने वारंट जारी किया और उनके घर का तलाशी लिया। उस तलाशी में पुलिस बहुत चालाक थी। जिस दिन तलाशी लिए उस दिन उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये बोल के आए थे कि मुझे जो है ममता जी के पर्सनल सामान को चेक करना है। हालांकि पुलिस कुछ और चेक करने आई थी कि कहीं ब्लड वगैरह तो नहीं मिला है या फिर कुछ ऐसा कहीं घसीटने, बॉडी को घसीटने का जगह ऐसा कुछ अजीब सा चीज़ मिला है कि नहीं, वो सब देख के चले गए। हालांकि जिस दिन वो आए थे घर को चेक करने उन्होंने उनसे कुछ बोला भी नहीं, वो चले गए और अगले दिन उस चेकिंग के आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया।
उनके घर के चेक करने के दौरान उनको मिला क्या? सबसे बड़ी चीज़ मिली कि उनके घर में ढेर सारा ब्लड और ब्लड के धब्बे और धोए हुए के निशान। जैसे कि अमेरिका में ज़्यादातर कारपेटेड घर होते हैं, वो बहुत गीले थे और ढेर सारे ब्लड के अच्छे खासे अमाउंट में उनके बाथ टब में देखा गया। तो उसी आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हम बताते हैं कि नरेश जी को अरेस्ट करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कि उन्होंने जो है मर्डर के दिन उन्होंने 3 चाकू खरीदे थे। जब पुलिस ने पूछा कि वो चाकू कहाँ है तो उनके पास 2 चाकू मिसिंग थी, 1 चाकू उन्होंने दिखा पाए। नंबर 2 कि उसके मर्डर के अगले दिन वो दोबारा फिर शॉपिंग करने गए तो वहाँ से ढेर सारे क्लीनिंग मटेरियल खोज के लेके आए थे। तो ये भी एक शक का वो बना कि अगर आप क्लीनिंग मटेरियल जैसे साबुन ये सब वगैरह क्यों खरीदा था आपने, ब्लीच खरीदा था उन्होंने। नंबर 3 ममता जी के गायब होने के बाद उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया इमीडिएटली, उन्होंने 1 हफ्ते बाद क्यों बताया। नंबर 4 कि ममता जी के गायब होने के लगभग 1 महीने को होने थे, इसी दौरान उन्होंने ममता जी का कार भी बेच दिया था और उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था अपना और अपने बच्ची का, और उन्होंने सामान की भी पैकेजिंग शुरू कर दिया था। जब वो घर की तलाशी कर रहे थे उनको देखा गया कि उनका जो है बैग वैग रेडी है, ऐसा लग रहा था कि वो देश छोड़ के भागने वाले हैं। शक नंबर 5 उन्होंने झूठ भी बोला था कि ममता जो है वही अपने रिश्तेदार जो कि टेक्सास में रहती है। बाद में पता लगा कि उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है ममता जी का, तो इस आधार पे उनको शक के दायरे में वो आ गए थे। और शक नंबर 6 जो कि उनके बात करने में ढेर सारी डिस्क्रिपेंसी थी। शक नंबर 7 उनके घर में ब्लड कहाँ से आया। तो इन सब शक के आधार पे पुलिस ने उनके घर की छानबीन की और उनके घर का सारा मैट्रेस जहाँ जहाँ ब्लड गिरे थे सारे मैट्रेस को लपेट के लेके गए रिसर्च के लिए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये वीडियो बनाने तक नरेश भट्ट जी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किए हैं अब तक, वो जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं नरेश अजीत जी। इनका कारनामा तो और भी अलग है जिसके वजह से हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। वो हुआ यूँ कि ये जो है 6 साल से आए हैं अमेरिका, ये वीजा पर हैं अभी भी, और ये जो है फिजिशियन डॉक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और पिछले 6 साल में इन्होंने कई हॉस्पिटल भी बदले हैं। इनका एक ऐसा शौक है कि वो जो है हॉस्पिटल में जो बच्चे आते हैं उनका और एडल्ट का सभी का ये नेकेड वीडियो और नेकेड फोटो खींचते हैं। ये जो है हिडन कैमरा हॉस्पिटल में रखते हैं, जहाँ पे लोग नहाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कपड़ा चेंज करते हैं वहाँ पे, पब्लिक प्लेस में जहाँ पे स्विमिंग क्लासेस चलते हैं वहाँ पे वो जो है चोरी से वीडियो बनाया करते थे। एक औरत ने इनको नोटिस भी किया था कि जहाँ पे छोटे बच्चे कपड़े बदलते हैं नहाते हैं वहाँ पे जो है कैमरा लेके इस एंगल पे लेके खड़े थे जैसे कि मानो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि उस महिला ने उस दिन उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उस महिला ने रिपोर्ट भी किया था। ये जो है उस दिन वो वीडियो बना रहे थे, ये इंसान वही है। तो The sheriff says he put cameras in bathrooms, hospital rooms, closets, even his own house. Tonight, we're uncovering new information in a startling sex assault case against a doctor. हुआ यूँ कि उनको जो है नेकेड वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था, तो वो अपने वाइफ से भी आग्रह करते थे कि मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा वगैरह वगैरह। वो थोड़ा बहुत मान भी जाती थी, लेकिन जब उसकी वाइफ को लगा कि कुछ ज़्यादा कर रहा है तो उसने मना कर दिया था। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ की नज़र पड़ी उनके कंप्यूटर पे, तो उनके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क था, उसमें ढेर सारे नेकेड फोटो थे बच्चों के, 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से, वो भी हॉस्पिटल में। तो बाद में इसको पता लगा कि हॉस्पिटल में जब जो भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये बेहोश हो जाते थे, ऐसे कंडीशन में उनके कपड़े उतार करके उनके वीडियो बनाते थे, उनको टच करते थे। और उस वाइफ ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उसको सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने उस फ़ोन के आधार पर, और उन्होंने एक हार्ड डिस्क भी दिया पुलिस को, तो उस हार्ड डिस्क के आधार पर पुलिस ने उन घर के वारंट जारी किया छानबीन का, और छानबीन में उनके घर में 5 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 सेलफोन और लगभग 15 हार्ड डिस्क कलेक्ट किया। पुलिस ने यह भी बताया कि सिर्फ एक हार्ड डिस्क में लगभग 13,000 गंदी फिल्में, न्यूड फोटोग्राफ हैं। अब आप समझ सकते हो कि बाकी के 15 हार्ड डिस्क में कितने होंगे। पुलिस का यह भी मानना है कि इनके ढेर सारे डाटा हो सकता है क्लाउड में हो, हार्ड डिस्क में ना हो, और वही उस पर रिसर्च चल रहा है। तो इन दोनों सिचुएशन में पुलिस ने दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है। और इस तरह की बीमारी को बोला जाता है पेडोफाइल। हालांकि ये पूरी तरीके से पेडोफाइल नहीं है। पेडोफाइल का मतलब होता है कि जो इंसान, चाहे आदमी या औरत, सिर्फ बच्चों के न्यूडिटी को देख करके एंजॉय करता है उसको पेडोफाइल बोलते हैं। लेकिन इनके केस में बच्चों से लेकर के एडल्ट तक
कई रेंज के हैं। हालांकि अभी तक इनके लिए पूरी तरीके से कोई डिफिनेशन बनाया नहीं जा चुका है। और जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि पेडोफाइल एक प्रकार का साइकियाट्रिक मेंटल इलनेस डिजीज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मेंटल इलनेस डिजीज अगर इस तरह से प्रूव कर देते हैं तो उनको थोड़ा सा राहत भी मिल जाता है। पेडोफिलिया क्या होता है कि जनरली पूरे इंसानों में 1 से 2% लोगों में ऐसा होता है जो बच्चों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। ज़्यादातर मेल में ऐसा पाया गया है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारे ब्रेन में क्या होता है कि एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन लेवल उनके बॉडी में उनके ब्रेन में इस तरीके से चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उनके अंदर एग्रेशन और उनको अर्ज नीड होता है कि और उस नीड के दौरान वो सोच नहीं पाते कि जो वो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ऐसे में ये सब जो है ऐसी गलतियाँ वो कर बैठते हैं। तो कुल मिला जुला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि और पहले केस में देखा जाए तो अभी तक मुझे नहीं पता है कि उनको मर्डर करने का क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन कुल मिला जुला के एक रीज़न तो हो ही सकता है। उसको बोलते हैं गुस्सा। गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए और हम सबको सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे आप व्यूवर हैं तो गुस्सा को कंट्रोल करने का जो मैंने सीखा है वो 2 चीज़ें हैं। एक ऐसा कि कोई भी चीज़ एक्शन हुआ है वो आपको बहुत बुरा लगा और उसका रिप्लाई देने के लिए कम से कम 24 घंटे का वेट कीजिए। जो कि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया और आप उसके साथ बहुत बुरा करने जा रहे हैं तो जाने से पहले कम से कम अपने आप को 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे बाद उस पर एक्शन लीजिए। दूसरा नंबर 2, जब भी आप गुस्से में हो तो कोई भी डिसीजन ना लें। गुस्से में लिया गया डिसीजन ज़्यादातर ऐसा पाया गया रिसर्च में वो गलत ही होता है। तो जब आप काम डाउन हो जाएंगे फिर उसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अगर जो बंदे के प्रति आपके साथ बुरा आपके साथ हो रहा है उस बंदे से आप ठंडे दिमाग से भी बात करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुल मिला जुला के पॉजिटिव रहना ही इन दोनों केस में बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जनरली मैं इस तरह की वीडियो में अपना अमेरिका में डालता नहीं हूँ, अभी मैंने डालना शुरू कर दिया है। आपको ये सब वीडियो कैसा लग रहा है हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपको इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।